अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर आज हम करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में हमने स्टडी करना है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया था और आज हम करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को। ब्रांचेस स्टार्ट करने से पहले उसने आपकी बुक में ऊपर चंद एक पॉइंट्स दिए हैं। वो कहता है कि इट इज़ अ फैक्ट दैट वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल्स। ये एक हकीकत है कि हम केमिकल्स की दुनिया में रहते हैं। वी ऑल डिपेंड अपॉन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर वाटर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर देयर सर्वाइवल। हम तमाम लोग जो हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? जो कि जिनको पानी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या फिर बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी के केमिकल्स जो हैं वो चाहिए। उनको किस लिए चाहिए? अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए। Today, chemistry has a wide scope in all aspects of life and is serving the humanity day and night. आज के दौर में केमिस्ट्री जो है वो ज़िंदगी के हर मामले में काम कर रही है और इंसानियत को दिन रात केमिस्ट्री जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रही है। तो इसी सिलसिले में जो सबसे पहली ब्रांच है हमारे पास वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी सब्सटेंस का कंपोजिशन और उसकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनका आपस में रिलेशन क्या है, और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उस सब्सटेंस या उस लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर या उस चीज़ के अंदर जो होने वाले केमिकल चेंजेस हैं, उन चीज़ों की जब हम स्टडी करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। यानी कि इन शॉर्ट हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। अब जब हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो है जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, और उसके बाद अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशन ऑन द मैटर विच इज़ अंडर स्टडी। जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या जिस सब्सटेंस को हम स्टडी कर रहे हैं उस सब्सटेंस के ऊपर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट, रेडिएशन का इफ़ेक्ट, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी मोलेकुलर फॉर्मेशन, या जब वो एज अ गैस है, वो सब्सटेंस जब गैस की फॉर्म में है तो उसका बिहेवियर क्या है, अगर वो लिक्विड है तो उसका बिहेवियर कैसा है, और अगर वो सॉलिड है तो उसका बिहेवियर कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं? फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच हमारे पास आ जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपने आगे पढ़ना भी है, बहुत डिटेल चैप्टर है इसका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या ऐसे आप कह लें कि कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा तादाद हाइड्रोजन और कार्बन की होती है। इनके अंदर बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, ठीक है, इस तरह के बाकी एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन इनके अंदर अबंडेंट कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या कौन से एलिमेंट्स हैं? वो हमारे पास हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ये दो एलिमेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली, ये नेचुरली पाए जाते हैं एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज़, नेचर में भी पाए जाते हैं और कुछ हम अपनी लेबोरेटरीज़ में भी
इनको मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नेचुरली अकरिंग एज वेल एज सिंथेसाइज्ड कंपाउंड्स। अब वो केमिस्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करते हैं, वो इनका स्ट्रक्चर, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देखते हैं, इनको चेक करते हैं, बोथ नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स को भी और जो लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किए जा रहे हैं उनको भी देखते हैं। और इसका स्कोप बहुत अच्छा खासा स्कोप है इसका। ज़्यादातर पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका ज़्यादा काम है, क्योंकि हमारा जो, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो जो हमारे फ्यूल्स हैं जो हम बर्निंग में इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बर्निंग के अंदर सारी के सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी फार्मास्यूटिकल के अंदर भी बहुत एक मतलब वाइड लेवल पे यूज़ होते हैं। फिर प्रोटोकेमिकल्स के अंदर भी यही हिसाब है। इसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen। हमने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन एलिमेंट्स या उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं या उन कंपाउंड्स के साथ डील करते हैं जो कौन से कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन है एंड हाइड्रोजन है। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद नहीं होते, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के अलावा जो भी कंपाउंड्स हैं और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं उनकी स्टडी हम किस ब्रांच में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इट हैज़ एप्लीकेशंस इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास बनाने में जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, फिर सीमेंट बनाने में जो इस्तेमाल होते हैं, कैरामिक्स, मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। अब यहाँ पे मेटलर्जी के बारे में उन्होंने बताया है कि मेटलर्जी क्या चीज़ है, मेटल्स को ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करना यानी कि निकालना। अब ओर्स क्या चीज़ होते हैं, क्वेश्चन मेरा यही है कि व्हाट आर ओर्स। An ore is a natural rock or sediment that contains one or more valuable minerals concentrated above background levels, typically containing metals that can be mined, treated and sold at a profit। जो ओर्स होते हैं वो हमारे पास कहाँ पाए जाते हैं, हमारे पास कुदरती तौर पर पाए जाते हैं पत्थरों के अंदर। सेडिमेंट्स और रॉक्स एक ही चीज़ हैं। उर्दू में अगर आप इनको कहें तो ये आप इनको इस तरह बयान कर सकते हैं कि जो ज़मीन के नीचे से निकलने वाले पत्थर हैं हमारे पास, उन पत्थरों के अंदर ये ओर्स पाए जाते हैं। और इन ओर्स के अंदर से, इन पत्थरों में से हमारे पास बहुत कुछ निकलता भी है, जिनमें से ज़्यादातर हमें जो चीज़ मिलती है वो मेटल होता है और उसे हम खुदाई करके निकाल सकते हैं या जो भी तरीका आप अपनाना चाहें उसे आप निकाल सकते हैं। और फिर आप उसे इंडस्ट्री में जाके, फैक्ट्री में जाके ट्रीट करते हैं, एक प्रॉपर शेप देते हैं और उसका एक प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उसे आप मार्केट में जब सेल करते हैं तो आपको एक वैल्यूएबल प्रॉफिट मिलता है। तो ये आपकी इकॉनमी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। अगर आपके मुल्क के अंदर ऐसी चीज़ें निकलती हों ज़मीन में से तो आपकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा वो बूस्ट अप करती हैं। आगे हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये किस चीज़ की स्टडी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री के हवाले से जब हम केमिकली किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर देखते हैं, जब हम केमिकल उसकी कंपोजिशन देखते हैं या उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, जो सब्सटेंसेस उसके अंदर मौजूद हैं, उन सब्सटेंसेस के दरमियान में होने वाले केमिकल रिएक्शंस, उसकी केमिकल कंपोजिशन, उसका केमिकल स्ट्रक्चर, जब इसकी हम स्टडी करते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री। इट कवर्स ऑल केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स,
प्रोटीन्स, फैट्स, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं कि एक इंसान के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कैसे बन रहे हैं, या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये बायोमोलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं। बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास जो बेसिक्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं, ठीक है। इन तीनों का मैन्युफैक्चर और इन तीनों का मेटाबॉलिज्म, इनका सिंथेसिस किस तरह से हो रहा है, इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री इमर्ज एज अ सेपरेट डिसिप्लिन व्हेन साइंटिस्ट बिगेन टू स्टडी हाउ लिविंग थिंग्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड और हाउ द फंडामेंटल बायोलॉजिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग अ डिसीज़। एक वक्त था कि जब बायोकेमिस्ट्री को कोई अहमियत हासिल नहीं थी, ना ये एक अलग से ब्रांच थी, डिसिप्लिन था, ना ये अलग से कोई एक सब्जेक्ट था। आज ये एक पूरी फील्ड बन चुका है, एक अलग से डिसिप्लिन बन चुका है बायोलॉजी के अंदर, और एक अलग से एज अ डिग्री भी है, एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। तो ये कब हुआ ऐसा? ये तब हुआ जब साइंटिस्ट ने इस बात की स्टडी करना शुरू की कि जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने फूड से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, या फिर जो बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो एबनॉर्मल होता है, तो उसकी एबनॉर्मेलिटी के दौरान जो उसके तो उसकी एबनॉर्मेलिटी के दौरान जो उसके अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस की स्टडी जब शुरू की गई तो तब बायोकेमिस्ट्री इजाद हुई थी। और तभी से फिर बायोकेमिस्ट्री जो है एक अलग से डिसिप्लिन बन गया, एक फील्ड बन गई, एक सब्जेक्ट बन गया, एक डिग्री बन गई, और आज लोग इसमें स्पेशलाइजेशन भी करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के अंदर बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करना है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की दवाइयाँ जब आपने बनानी है, आपने फॉर एग्जांपल आप जब इंसानों के लिए मेडिसिन बनाते हैं तो इंसान की केमिकल कंपोजिशन वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए ही तो आप उसकी तबीयत के अकॉर्डिंग, उसकी सेहत के अकॉर्डिंग आप दवाई बना सकते हैं, आप मेडिसिन को तैयार कर सकते हैं। फिर फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। फूड साइंस से मुराद ये जो हमारे पैकिंग वाले फूड आता है, हमारा जो इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड होता है, जो कि जिसकी एक एक्सपायरी डेट वगैरह भी होती है, जो हमारी दुकानों पे मिलता है, पैक होके आता है, वो उस फूड के लिए जो है बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, वो उसमें होती सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री है। और फिर एग्रीकल्चर के साथ भी इसका बहुत बड़ा ताल्लुक़ है कि अगर आप बायोकेमिस्ट हैं तो आप तभी एग्रीकल्चर को भी चला सकते हैं। अगर आपको बायोकेमिस्ट्री नहीं आती तो आपका एग्रीकल्चर भी डाउन होता जाएगा। बायोकेमिस्ट्री में एग्रीकल्चर के लिए ये आ जाता है कि आपने कौन सी क्रॉप किस टाइम उगानी है, और किस क्रॉप के लिए क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसका एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, किस सीज़न में लगानी चाहिए वो, और उसके लिए बाकी जो मिनरल्स हैं वो कौन कौन से चाहिए, कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी अमाउंट में चाहिए, आपकी यील्ड कितनी है, उस यील्ड के हिसाब से आपकी कितनी जो खर्चा पानी आएगा, आपने जो खाद वगैरह डालनी है, आपने जो उसको मिनरल्स प्रोवाइड करने हैं अपनी क्रॉप को, वो जो सारी चीज़ें हैं ये आपको एक बायोकेमिस्ट जो है बड़ी तसल्ली और बड़ी आसानी और बड़ी अच्छी तरह समझा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल से मुराद ये है कि बड़े लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे, वाइड लेवल जो होता है हमारा, जो मार्केट लेवल है, उस लेवल पे जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स तैयार किए जाते हैं, उन केमिकल कंपाउंड्स के लिए जो हमारे पास काम है, जब हम किसी भी केमिकल कंपाउंड को इंडस्ट्रियल लेवल पे मैन्युफैक्चर करते हैं, उसे बनाते हैं, तो ये जो केमिस्ट्री की ब्रांच है ये है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसका भी अलग से बाकायदा सब्जेक्ट है, इसे भी पढ़ाया जाता है और इसकी भी बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है। इसके अंदर क्या होता है, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन लगाई जाती है, वो जो ऑक्सीजन तैयार की जाती है वो इंडस्ट्रीज़ में तैयार की जाती है। वो ये नहीं है कि आप अपने एटमॉस्फेयर से पकड़ के उसे सिलेंडर्स में बंद कर रहे हैं और फिर उसे अपने हॉस्पिटल्स में यूज़ कर रहे हैं। वो स्पेशल ऑक्सीजन बनाई जाती है कहाँ पे, हमारी
केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। फिर क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो घरों में आम तौर पर यूज़ होने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ये भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ से ही बनाए जाते हैं, ये वहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। इसके बाद वो कह रहा है कि दीज केमिस्ट प्रोवाइड द रॉ मटेरियल्स फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज़। जब ये इंडस्ट्रीज़, जो इन इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट मटेरियल बचता है ना, जो अपना ये प्रोडक्ट बना लेती हैं, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो वेस्ट मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल बाकी इंडस्ट्रीज़ के काम आता है। कैसी इंडस्ट्रीज़? फर्टिलाइज़र्स वाली इंडस्ट्रीज़ जो हैं, सोप इंडस्ट्री, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर इन केमिकल्स की, इन केमिकल इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो बाकी इंडस्ट्रीज़ के काम आ जाता है। तो ये रिसाइकलिंग वाला काम हो जाता है, इसमें हमारे पास वेस्ट भी ज़्यादा नहीं बनता और हमारी पोल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होती। उसके बाद है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। It deals with the radioactivity, nuclear processes and properties। जो हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, उन चीज़ की जो स्टडी है ना, वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री वैसे ज़्यादातर यूज़ होती है न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। तो न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर न्यूक्लियर केमिस्ट्री का काफ़ी रोल है। अब न्यूक्लियर एनर्जी हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? हम अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उसके अलावा एटॉमिक बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, हम वेपन्स बनाते हैं अपने, न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं, वहाँ पे भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री आती है। तो उन एलिमेंट्स की स्टडी या उन कंपाउंड्स की स्टडी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होते हैं, उनकी स्टडी, उनकी रेडियो एक्टिविटी, उनकी न्यूक्लियर प्रोसेसेस होते हैं, फ्यूजन एंड फ्यूजन, ये, और इसके अलावा दीगर फिर जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है? द मेन कंसर्न ऑफ दिस ब्रांच इज़ विद द एटॉमिक एनर्जी। ये वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। अब ये इसका मेन कंसर्न किसके साथ है? एटॉमिक एनर्जी के साथ है। न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादातर यूज़ ही इसी चीज़ में होती है, हमारी वेपन्स वगैरह जो बनाते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ वेपन्स बनाती हैं, ये वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फिर इट आल्सो इंक्लूड द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स। फिर इसके अंदर जो रेडियो एक्टिविटी वाला हिसाब है, ये जो रेडियो एक्टिविटी का अफेक्ट है, इसमें से जो ऐसे एलिमेंट्स जिनमें से रेडिएशन निकलती है, उनकी रेडिएशन का जो इफ़ेक्ट है एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर और अदर लिविंग बींग्स पे या दूसरे मटेरियल्स पे, इसकी स्टडी भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में करते हैं। और इसकी एप्लीकेशंस तो बहुत सारी हैं। इट हैज़ वास्ट एप्लीकेशंस इन मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में भी इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी हमारे अक्सर हॉस्पिटल्स में यूज़ की जाती है पेशेंट्स के डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। कैंसर के अंदर भी रेडियोथेरेपी होती है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खाने को सिक्योर और स्टोर करने के लिए भी ये यूज़ की जाती है। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर थ्रू न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। इसके बारे में आपको एक अच्छा कंसेप्ट ऑलरेडी पता ही होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम कैसे इलेक्ट्रिकल पावर जो है हम अपनी बनाते हैं, उसे जनरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द या इन विच वी स्टडी द कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसके अंदर हम अपनी एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे, और फिर अब यहाँ पे एक मज़ेदार पॉइंट ये है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, वो ये कह रहे हैं कि अफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। इसके अंदर किस चीज़ की स्टडी है? एनवायरनमेंट को, हमारी एनवायरनमेंट को ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, उन नुकसानात की स्टडी हम किस चीज़ में करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। अब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री किस चीज़ से रिलेट करती है? ये बायोलॉजी की अदर ब्रांचेस से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है, सच एज़ बायोलॉजी,
खुद फिर जो साइंस की जो अदर ब्रांचेज़ हैं उनके साथ रिलेट करती है, जिसमें बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, इकोलॉजी है, सॉइल एंड वाटर, ये इनके साथ अच्छा खासा इसका ताल्लुक है। क्योंकि हर जगह पे आप जाएं तो वहाँ पे आपके पास आपके सराउंडिंग में एक ख़ास किस्म का एनवायरनमेंट होता है। तो उस एनवायरनमेंट की स्टडी के लिए हम जिस ब्रांच में जाते हैं वो कौन सी ब्रांच है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। और द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट इज़ नेसेसरी फॉर इट्स इम्प्रूवमेंट एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन। अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना तो बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकेंगे, उसको डिस्टर्ब होने से बचा सकेंगे, उसको डिस्ट्रॉय होने से बचा सकेंगे। किससे वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं या पोल्यूट हो रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जब हमें अपने एनवायरनमेंट का पता होगा कि किस चीज़ से सही होता है और किस चीज़ से ख़राब होता है, तो फिर हम उस किस्म के इक़दामात कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए और उसे बचाने के लिए। आगे हमारे पास आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हमने नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि एनालिसिस करना है किस चीज़ का, सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। हमने हमारे पास कोई सब्सटेंस आ गया, कोई कंपोनेंट, कोई मटेरियल आ गया है, हमने उसका ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करके हमने उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये बना किस किस चीज़ से हुआ है। द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रियोर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये जो एनालिसिस किया जाता है ये दो चीज़ों पे, या इसकी दो टाइप्स एनालिसिस की, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? इसके अंदर ये हमें क्या बताता है कि प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस। ये हमें उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी बताता है कि वो सब्सटेंस है कौन सा। कंपोजिशन ऑफ केमिकल स्पीशीज़, मतलब कि एक सब्सटेंस जो है या एक कंपाउंड अगर हमें मिला है तो वो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन हम किसके थ्रू करते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू करते हैं। और दूसरे हाथ पे या दूसरी जानिब हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो क्या करता है? डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपाउंड प्रेजेंट इन द सैंपल। अब जो हमें सैंपल दिया है, कोई कंपाउंड हमें उन्होंने दिया है, उसके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमें ये पता चल गया कि वो बना किस किस चीज़ से है। अब कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में है ये हमें कैसे पता चलेगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। Hence, in this branch, different techniques and instruments are used for analysis। ठीक है, जो कि हमें ये बताते हैं कि भाई कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डाली गई है, और वो मिकदार मापने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स फूड, वाटर, एनवायरमेंटल एंड क्लिनिकल एनालिसिस। फूड के अंदर अगर हम बात करें तो जो हमारा इंडस्ट्रियलाइज्ड फूड होता है, जो मैन्युफैक्चर्ड फूड होता है पैकिंग वाला, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट कितना डालना है, ये सारी क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या ये एनालिटिकल केमिस्ट्री है। वाटर जो होता है, वाटर जो हमारा मिनरल वाटर होता है, उसके अंदर सिर्फ वाटर तो नहीं होता, उसके अंदर खाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो नहीं होते, उसके अंदर बाकी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। अब हाफ़ लीटर की अगर बोतल है तो उस बोतल में हाफ़ लीटर वाटर है, उस हाफ़ लीटर वाटर के अंदर कितनी मिकदार होंगे बाकी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, वो जो क्वांटिटी है वो हम कहाँ से कैलकुलेट करते हैं? क्वांटिटेटिव एनालिसिस से। और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस किस में हो रहा है? ये हो रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो ये था आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ी हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें कुछ ख़ास कंसेप्चुअल तो था नहीं है, ज़्यादा रटा मारने वाला हिसाब था। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, टॉपिक से रिलेटेड कोई जनरल क्वेश्चन भी हो, तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।